ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के मेथड्स, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। केस 1 व्हेन डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली चार्ज टू मशीन एंड केस 2 व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज थ्रू प्रोविजन अकाउंट। सो विद और विदाउट प्रोविजन, ये है विद प्रोविजन और ये मेथड कहलाता है विदाउट प्रोविजन। इन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है कि हमारी जो एसेट्स होती हैं जिन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मेनी अ टाइम्स हमारे क्वेश्चन में एक एसेट नहीं होगी, वी विल बी हैविंग 2, 3 मेनी एसेट्स। तो उन सबकी वर्किंग हमें कलेक्टिवली एक ही अकाउंट में करनी है। सो क्या करना चाहिए, जब भी हमारे पास क्वेश्चन हो उसको टाइम लाइन पर, टाइम लाइन मतलब ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 ऐसे करके सारी ट्रांजैक्शंस लिख लेनी चाहिए और एक नोट बना लेना चाहिए। एक बार ये नोट बन जाए तो हमारी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर जो मेथड क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। सो क्वेश्चन देखते हैं। मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर 3 लाख। पहली मशीन हमने 1 अप्रैल 2016 को खरीदी। फिर 1 अक्टूबर 2016 को अनदर मशीन वाज परचेज्ड फॉर 1,50,000, एक और खरीद ली। इनकी स्क्रैप वैल्यू है 10,000 एंड 5,000। तो स्क्रैप तो हमें तब मिलेगा जब हम इनको एंड में, इनकी एस्टिमेटेड लाइफ के एंड में सेल करेंगे। तो स्क्रैप की कोई एंट्री नहीं होती है, ठीक है ना। राइट नाउ इसका कोई काम नहीं है। हाँ, अगर हमें डेप्रिसिएशन का रेट या अकाउंट अमाउंट कैलकुलेट करना है तो उसमें यूज हो सकता है SLM और WDV दोनों में। Depreciation is to be charged at 10% per annum on RBM, reducing balance method। ठीक है, हमारा मेथड शॉर्ट फॉर्म में दे दिया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर 10% पर एनम। पर एनम मतलब ये पूरे ईयर का है। तो कभी अगर हमारी एसेट कम यूज होगी तो हमें कम अमाउंट लेना पड़ेगा प्रोपोर्शनेटली। ये पूरे ईयर का रेट दे दिया, तो हमें रेट दे दिया तो स्क्रैप की कोई यूज नहीं है। अकाउंट्स बनाने हैं फॉर 2016-17 एंड 17-18, 2 ईयर्स के अकाउंट बनाने हैं। तो अगर हम टाइम लाइन लें तो हमारा जो एक ईयर है 2016-17 और दूसरा है हमारा 2017-18। ये 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक जाएगा और वहीं पर हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा और वो जाएगा 31 मार्च 2018 तक। ये हमारे ईयर हो गए। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग सकता है ईयर को समझना, क्योंकि कैलेंडर ईयर क्या होता है, जनवरी से दिसंबर एक ही ईयर है। 2015 फिर 16 फिर 17, वो इजी चलता है। लेकिन हमारे जो अकाउंट्स बनते हैं ना, वो मोस्टली फाइनेंशियल ईयर से बनते हैं। फाइनेंशियल ईयर मतलब जब जो बजट वाले ईयर्स होते हैं, मतलब एक साल के अप्रैल से वो शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च पर वो खत्म होते हैं। सो 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, फिर 1 अप्रैल से नेक्स्ट अकाउंट आपका ईयर शुरू होता है और वो 31 मार्च 2018 तक जाता है। अब इस क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन नोट करो। तो पहली मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2016 को, तो इस डेट को हमने मशीन 1 खरीद ली 3 लाख की। ठीक है, कनेक्टेड रहना है हमें हर चीज से। 1 अक्टूबर 2016, तो वो तो इसी के बीच में आएगा ना, अप्रैल से लेके मार्च के बीच में नेक्स्ट ईयर यहां कहीं आ जाएगा, बिल्कुल मिड में। 1 अक्टूबर 2016, तो यहां पर हमने मशीन सेकंड खरीद ली कितने की, 1,50,000 की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। RBM मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 2 ईयर्स है, ईयर 1 ठीक है और ईयर 2। ईयर 2 में तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं दे रखी, ना कुछ खरीदा ना बेचा, कुछ भी नहीं है। तो क्या कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी? नहीं, हमारे डेप्रिसिएशन जो है ये एक इंटरनल ट्रांजैक्शन है, ये हर साल के एंड में रिकॉर्ड होता है। सो अब हम ईयर 1 से शुरू करते हैं। ईयर 1 है हमारा 2016-17। तो इस ईयर में हमारे पास मशीन 1 आ गई 3 लाख की और मशीन 2 भी हमारे पास आ गई 1,50,000 की। ये 2 परचेजेज हैं हमारे पास। ठीक है, अब एंड में आके क्या होगा, मतलब 31 मार्च 2017 को डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% पर एनम WDV, रिटन डाउन वैल्यू या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इस मशीन पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? मशीन 1 3 लाख, क्योंकि ये आपने बिल्कुल शुरू में खरीद ली तो ये पूरा साल आपके पास रही, तो इस पे सीधे 10% डेप्रिसिएशन लग जाएगा 30,000 का। लेकिन जो सेकंड मशीन हमने इस साल खरीदी है वो तो हमने खरीदी
अक्टूबर में, तो इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगाएं, क्योंकि पर एनम है ना, पर एनम का मतलब टाइम देखना पड़ेगा। तो क्योंकि अक्टूबर में खरीदी है, सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स इसमें, फिर जनवरी फरवरी और मार्च, सो 6 मंथ्स ये एसेट हमारे पास बिजनेस में रही है। तो इस पर हमें 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, जो आ रहा है 7500। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो हमारे पास फर्स्ट मशीन आ गई 2,70,000। इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू जो है इस ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर जब ये फर्स्ट ईयर की वर्किंग की है ना, फर्स्ट ईयर जब खत्म हुआ इसकी वैल्यू इतनी बची, और यहां पर वैल्यू बची 1,42,500। ये वैल्यू बच गई, फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया। अब सेकंड ईयर आता है, सेकंड ईयर में भी यहां कुछ नहीं आ रहा, कोई परचेज सेल नहीं है, तो इसी को कंटिन्यू करो। अगर मान लो यहां आपने कुछ खरीदा होता तो वो भी यहां आ जाता, उसे हम M3 नाम दे देते, थर्ड मशीन आ गई। कोई सेल की होती तो वो यहां क्रॉस में एंट्री कर देती, खैर वो कुछ नहीं है, तो एज इट इज चलेगा। तो सेकेंड ईयर में कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, बट इंटरनल ट्रांजेक्शन है, दैट इज एट द एंड। सो 2017-18 जो हमारा सेकेंड ईयर है, इसमें हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम WDV, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अब रिड्यूस्ड बैलेंस कितने हैं? इस मशीन को खरीदा कॉस्ट पर 3 लाख पर था, लेकिन इसका रिड्यूस्ड बैलेंस है 2,70,000। तो इसका 10% हो गया 27,000, और यहां इसका 10% हो गया 14,250। तो ये हो जाएंगे आपके डेप्रिसिएशन। तो रिटर्न डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू आपके पास इस ईयर के एंड में रहेगी 2,43,000, और यहां पर रहेगी 1,28,250। ठीक है, तो जितने इयर्स की हमारी ट्रांजैक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मशीन्स आती भी जा सकती हैं और माइनस भी हो सकती हैं अगर सेल करते हो। तो ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर M1, M2, M3 चलते रहेंगे। जितने ईयर के अकाउंट कहें उतने ईयर की यहाँ पर वर्किंग हो जाएगी साथ के साथ। तो ये ग्रिड हो जाती है, जितने ईयर्स यहाँ पे उतने यहाँ पे वर्किंग दिखाते जाओ और डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहो। मान लो इस क्वेश्चन में WDV ना कहा होता, आपको कहा होता स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, 10% या जो भी परसेंटेज है इट इज एप्लीकेबल ऑन दी कॉस्ट। तो ये जो 10% हम यहां चार्ज कर रहे हैं ना, इसका ले रहे हैं, वो किसका जाता, 10% ऑफ दी कॉस्ट। तो उस केस में कॉस्ट जो है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो आपका हमेशा SLM में इसी पर डेप्रिसिएशन आता है, 10% ऑफ 3 लाख, 10% ऑफ दिस मच। बट WDV में जो कम होती जाएगी उस पर आंसर आते जाएंगे। मान लो आप एक ईयर और आगे बढ़ते हो और वर्किंग करते हो, तो थर्ड ईयर में क्या होगा, इसका 10% डेप्रिसिएशन होगा 24,300, 12,825। ये होगा रिटर्न डाउन वैल्यू या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बट SLM में फिर भी वहीं पे जाना पड़ेगा। SLM का मतलब है स्ट्रेट लाइन ऊपर जाओ, वहां पर आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कैलकुलेशंस, ये आ गए अमाउंट। तो अब आप जब बैलेंस करोगे ना, आपके टोटल आएंगे। जैसे इस ईयर में ये दोनों डेप्रिसिएशन है, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 37,500। टोटल आपका बैलेंस हो गया 4,12,000, इन दोनों का सम। ये टोटल डेप्रिसिएशन, ये टोटल। तो यहां हम एक टोटल का कॉलम भी बना सकते हैं अगर हमें अपनी कैलकुलेशन को अकाउंट के लिए दिखाना है। तो टोटल परचेज आएगी 4,50,000, बट डेट अलग अलग है तो ये अलग अलग लिख दो। फिर उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन इकट्ठा चार्ज होता है, ये आ जाएगा। सो टोटल आपका बैलेंस आ जाएगा 4,12,500। टोटल यहां पर डेप्रिसिएशन 41,250 है ना, इन दोनों का टोटल। और वैसे भी 10% होना चाहिए, तो इसका 10% भी यही आएगा। तो अब आपका बैलेंस कितना बचेगा, ये बैलेंस आ जाएगा। तो बैलेंस, डेप्रिसिएशन, सबके अमाउंट हमारे पास आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें वर्किंग करनी है, अकाउंटिंग करनी है। सो अगर हम बनाते हैं अकाउंट्स विदाउट प्रोविजन, जो हमारा फर्स्ट केस है कि डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली चार्ज टू मशीन अकाउंट। सो इस केस में क्या होता है, हमें ईयर वाइज एंट्रीज करनी है और डेप्रिसिएशन किसमें चार्ज करना है, मशीन अकाउंट में। तो हमारी एंट्री क्या होगी, देखो आपके पास पहली ट्रांजैक्शन हुई 1 अप्रैल 2016 की। सो पहली मशीन आपने खरीद ली, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
3 लाख। उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग क्या है आपके पास, नेक्स्ट आपने 1 अक्टूबर 2016 को एक और मशीन खरीद ली। सो 1 अक्टूबर 2016 को फिर से मशीन खरीदी। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,50,000 है ना। अब क्या होगा, और कुछ नहीं खरीदा बेचा, बस अब हमें हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने। तो इस ईयर के एंड में पहले ये डेट आई, फिर ये डेट आई, अब एंड में 31 मार्च 2017, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर है ना, तो अगले साल मार्च में खत्म होगा। सो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री। कितना डेप्रिसिएशन है, 37,500 टोटल कर देंगे। दो अलग अलग एंट्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि एंड में इकट्ठे डेप्रिसिएशन चार्ज करो और बैलेंस कर दो। सो ये डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, और ये डेप्रिसिएशन हमारा क्लोज हो जाता है P&L अकाउंट में। सो डेप्रिसिएशन P&L में डाल दो। जब लिखा था डेबिट किया, जब क्लोज करना है तो इसे क्रेडिट करके P&L में चार्ज कर दो। सो P&L डेबिट हो जाएगा। ये हो गई हमारी एंट्री इस ईयर की। बैलेंस लेजर अकाउंट्स में होते हैं। नेक्स्ट ईयर ट्रांजैक्शन कोई नहीं किया, सो एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, कितना 27,000 प्लस 14,000 टोटल कर चुके हैं हम 41,250। तो ये होता है अकाउंट का जो हम वर्किंग बना लेते हैं ना, उसका फायदा। हमने अब कुछ नहीं देखना है इसमें कि कहां से अमाउंट आएगा, क्या होगा, हम ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं। सो एक वर्किंग छोटी सी बना लो तो आपकी सारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ये आ गया। अगर नेक्स्ट ईयर का भी करना है तो फिर से यही ट्रांजैक्शन होंगी। अब आ जाते हैं हम अकाउंट्स पर। तो क्योंकि हम डेप्रिसिएशन सीधे चार्ज कर रहे हैं, सो हमारा मशीन अकाउंट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ओके। सो अब अकाउंट्स बनाते हैं। मशीन अकाउंट में क्या है, हमें वर्किंग करनी है, तो या तो हम एंट्रीज को पोस्ट करते जाएं, या हमने जो यहां पर वर्किंग नोट बनाया है उसी से डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट रिकॉर्डिंग बेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों चीजें तो आती नहीं है कि अकाउंट भी बनाओ एंट्री भी करो। एक चीज आती है तो वर्किंग से हम सीधे बना सकते हैं। अब मशीन अकाउंट में फर्स्ट ईयर, ये आपका फर्स्ट ईयर था, इस ईयर में क्या हुआ, 2 परचेजेस हुई। ठीक है, तो अब आप इसकी रिकॉर्डिंग करो। एसेट अकाउंट है तो इंक्रीज डेबिट साइड में, डिक्रीज क्रेडिट साइड में। सो 1 अप्रैल 2016 को टू बैंक अकाउंट आपके पास आ गया फर्स्ट मशीन 3 लाख की। फिर टू बैंक अकाउंट अगली मशीन आपकी आ गई 1 अक्टूबर 2016 को 1,50,000 की। 2 मशीन्स आ गई, और तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो एंड में क्या करना होता है, 31 मार्च 2017 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो डेप्रिसिएशन डाल दो और बैलेंस को क्लोज कर दो। अब डेप्रिसिएशन कितने, 37,500 ये टोटल किया हुआ है। तो आप यहां पर 37,500 करके बैलेंस लिख सकते हो। हाँ, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें तो आप यहां पर M1 M2 भी दिखा सकते हो। और अकाउंट को बैलेंस करो। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंस आएगा हमें पता है। बैलेंस करते हैं तो हम डेबिट का टोटल लेते हैं, क्रेडिट का टोटल लेते हैं और बैलेंस कर देते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं, है ना। डेबिट में ये टोटल है, क्रेडिट में एक ही है, तो डिफरेंस कर लेंगे, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। बट यहां हमने ऑलरेडी बैलेंस किया हुआ है कि इसका बैलेंस इतना होना चाहिए, सेकंड का बैलेंस इतना होना चाहिए, ये टोटल है। तो आप सीधे भी लिख सकते हो कि 2,70,000, सेकेंड मशीन का बैलेंस 1,42,500, सो 4,12,500। ये चेक कर सकते हो, ये यही बैलेंस टोटल मिल जाएंगे, है ना। तो बैलेंस निकाल के वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर आ गया। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हुआ हमारे पास, M1 M2 2,70,000, 1,42,500, दैट इज 4,12,500। अब एंड में क्या करना है, क्योंकि कुछ और तो किया नहीं है, नो परचेज नो सेल। सो नेक्स्ट ईयर क्या होगा हमारा, एंड में इसी में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा
तो कितना डेप्रिसिएशन था 27 एंड 14, टोटल हमारे पास है 41,250। आप चाहो तो टोटल सीधे लिख दो या आप अंदर एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो। अगर आप टोटल लिख दोगे तो भी ठीक है, क्योंकि ये नोट आपको क्वेश्चन के साथ देना है, तो एग्जामिनर आपका नोट देख लेगा कि आपने वर्किंग अच्छे से की है। ठीक है, अब इसका बैलेंस कितना है 2,43,000 और दूसरी मशीन का बैलेंस है 1,28,250, टोटल 3,71,250। ठीक है, तो ये हो गया टोटल, मैच कर लिया हमने, टोटल मैच कर रहे हैं, हमारी कैलकुलेशंस ठीक है। ये आ गया हमारा मशीन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन में क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन में हमें हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है ईयर एंड में। तो डेप्रिसिएशन हमारे क्वेश्चन में एंटर कब किया था, जब हमने ईयर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। तो इस ईयर में ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया, नेक्स्ट ईयर में ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो हर साल इसको सिर्फ चार्ज करना है। तो यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ पोस्टिंग कहाँ हो गई, डेबिट साइड में टू मशीन अकाउंट। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, बैलेंस करते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, तो उसको एंड में हमें P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज करना होता है, तो इसे बैलेंस नहीं रखते हैं। तो ये एसेट नहीं है कि ये हमारी अगले साल कंटिन्यू होगी, या कोई लाइबिलिटी है कि कंटिन्यू होगी, ये बैलेंस नहीं आएगा। सो इसे क्लोज कर दिया, ये खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट ईयर फिर से हमारा डेप्रिसिएशन मशीन से आया, सो इसकी पोस्टिंग की, मशीन से इसको पोस्ट किया 41,250, और अब इसका बैलेंस कहां जाएगा, P&L में 41,250। सो ये हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट बन जाएगा। सो इस तरह से हम अकाउंटिंग करते हैं अगर हमने विदाउट प्रोविजन वर्किंग करनी हो, मतलब डेप्रिसिएशन डायरेक्टली चार्ज किया मशीन अकाउंट में। अब आ जाओ सेकंड केस पर। सेकंड केस है जब हमें विद प्रोविजन करना है। विद प्रोविजन का मतलब है कि आपको डेप्रिसिएशन प्रोविजन में लिखना है। तो हमारी एंट्रीज में क्या फर्क पड़ेगा, अब डेप्रिसिएशन मशीन में चार्ज नहीं होगा, अब ये कहां जाएगा, एक अलग अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसमें चार्ज होगा और डेप्रिसिएशन P&L में क्लोज होगा। अब एसेट में डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा, वो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अब इसका हमारे अकाउंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहां से ही आप अकाउंट्स में इफेक्ट समझो और फिर हम लेजर अकाउंट बनाएंगे। अब अगर आप मशीन अकाउंट बनाते हो, सो व्हाट डू यू थिंक, मशीन खरीदी, उसकी एंट्री हो गई, इसके बाद और तो कुछ किया ही नहीं, ना परचेज ना सेल, तो एंट्री तो कोई और होगी नहीं। विदाउट प्रोविजन में हमने यहां डेप्रिसिएशन चार्ज किया और बैलेंस किया। अब क्या होगा, अब ये डेप्रिसिएशन हमें मशीन में नहीं लिखना है, ये पार्ट हमें एक अलग अकाउंट में लिखना है, प्रोविजन अकाउंट में। इसका मतलब यहां से हमें ये जो डेप्रिसिएशन है ये उठा लेने हैं, वो यहां नहीं आने हैं, वो प्रोविजन अकाउंट में आने हैं। तो एसेट हमारी एज इट इज रहेगी, क्योंकि इसको कम किया ही नहीं, हम दिखाई नहीं रहे कि हमारी एसेट कम हो रही है, हम उसको एज इट इज दिखाते जाएंगे, तो देखने वाले को लगेगा कि ये तो एज इट इज हमारी एसेट यहीं पर इतनी पड़ी हुई है। सो अब हम समझेंगे विद प्रोविजन। विद प्रोविजन में क्या है, आपने एसेट खरीद ली, ठीक है, फर्स्ट ईयर में हमने पहली मशीन खरीद ली फॉर 3 लाख रुपीज, सेकेंड मशीन हमने खरीद ली फॉर 1,50,000 रुपीज। अब मशीन अकाउंट में इसके आगे क्या होगा, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन इसमें नहीं लिखना, प्रोविजन मेथड ये कहता है डेप्रिसिएशन इसमें नहीं लिखना, उसे कहीं और लिखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन अकाउंट में लिखो। सो एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज ऑन 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, यहां तो आना नहीं डेप्रिसिएशन, तो इसको हम सीधे बैलेंस कर देंगे, कितना 4,50,000 है ना, डेबिट और क्रेडिट का टोटल किया, डिफरेंस आ गया 4,50,000। अब आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2017, बैलेंस आ गया हमारे पास 4,50,000 एट द एंड। अगेन हमें डेप्रिसिएशन यहां नहीं लिखना है, तो बैलेंस बच जाएगा हमारा एज इट इज। सो इस केस में क्या होता है कि हमारी जो एसेट अकाउंट है वो एज इट इज टोटल वैल्यू पे शो करती है। तो अगर कोई ये देखेगा तो ये लगेगा अरे ये तो एसेट एज इट इज है, ये नई की नहीं है, पूरी वैल्यू इसमें है ना। डेप्रिसिएशन लेकिन हमें चार्ज करना है,
तो अब कहाँ चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन हमें जो एसेट के क्रेडिट में लिखना था, अब वो कहाँ चार्ज होगा? उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्योंकि एसेट तो हमारी खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो उसकी वैल्यू कम करनी है। तो अगर हम यहां कम नहीं कर रहे हैं तो उसको कहीं और जोड़ते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, ताकि एंड में हमें दिखे। सो अब क्या होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपको डेप्रिसिएशन एसेट में लिखना था, वही डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ आ जाएगा? प्रोविजन अकाउंट में। कितना? फर्स्ट ईयर में था 37,500, तो वही आ जाएगा। अब इसको आपको, जैसे आप एसेट को बैलेंस कर रहे हो, प्रोविजन को भी बैलेंस करोगे। क्यों? क्योंकि ये दिखाएगा कि इस एसेट में इतनी कमी हो चुकी है। अगर आप अपनी एसेट एज इट इज शो करते रहोगे तो बुक्स में कैसे वैल्यू कम होगी? जब एसेट का यूज खत्म हो रहा है, एसेट की लाइफ खत्म हो रही है, बुक्स में उसकी वैल्यू भी कम होनी चाहिए। लेकिन अगर हम यहां लिख नहीं रहे हैं तो वैल्यू तो कम नहीं हो रही। तो वो जो कमी हो रही है उसको कहीं इकट्ठे करते जाओ, जोड़ते जाओ। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? अब हमारे पास पिछला बैलेंस है, ठीक है, 37,500, और इस ईयर में हमने कितना डेप्रिसिएशन और चार्ज किया? 41,250। ये जो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो भी इसी में लिख देंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल बैलेंस आ जाएगा कितना? 78,750। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये दिखाता है कि हमारी एसेट की वैल्यू कितनी है। जब आप एंड में लिखोगे कि ये एसेट 4,50,000 की है, तो सिर्फ ये नहीं है, साथ में इतना डेप्रिसिएशन भी जुड़ा हुआ है। तो हमारी बैलेंस शीट में जब एसेट का बैलेंस आएगा, आप कहोगे कॉस्ट इतनी है लेकिन इतना इसका डेप्रिसिएशन आ चुका है, तो नेट बैलेंस 4,12,500 बचा, वही जो एक्चुअली है। सिमिलरली सेकेंड ईयर एंड में क्या होगा? एसेट तो इतनी ही है, लेकिन साथ में आप कहेंगे कि नहीं, ये इतनी है नहीं, इतना इसमें से 78,750 डेप्रिसिएशन आ चुका है, ये टोटल हो चुका है इसका। तो इसकी एक्चुअल में जो बुक वैल्यू है वो माइनस करके कम है। तो जो एसेट की नेट वैल्यू है वो नेट, इन दोनों का नेट अलग अलग आएगा। ठीक है ना? सो अब ये हमारा एसेट के साथ ही प्रोविजन अकाउंट बन जाएगा। प्रोविजन में डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता जाएगा। जो यहां लिख के माइनस कर देते थे ना, ये अलग अलग इकट्ठा होगा। तो इसको बुक्स में कैसे दिखाते हैं? बुक्स में जब आप एसेट्स में लिखोगे अपना, तो उसमें आप लिखोगे मशीन एट कॉस्ट 4,50,000 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहली बार का है 37,500। सो ये बैलेंस इसका आप दिखाओगे। सेकेंड ईयर में क्या करोगे? आप कहोगे मशीन एट कॉस्ट। मशीन अभी भी वही, नई की नई 4,50,000, बट उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 78,750। सो नेट बैलेंस कितना है? ये इसका बैलेंस है, रिटन डाउन वैल्यू या बैलेंस है, जो आपके वर्किंग नोट के साथ भी मैच करेगी। ठीक है ना? सो इस तरह से हम इसे लिखते हैं। तो यहां जब लेजर अकाउंट बनेंगे, तो जो मशीन अकाउंट हमने विदाउट प्रोविजन में मशीन अकाउंट बनाया था, वो मशीन अकाउंट दो पार्ट्स में आ गया। कॉस्ट इधर रह गई, डेप्रिसिएशन इधर आ गया, और दोनों बैलेंस होते रहेंगे, ताकि एंड में हम नेट बैलेंस दिखा सके। बाकी रही बात डेप्रिसिएशन की, तो अब डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड होता है? इसको रिकॉर्ड करते हैं और P&L में क्लोज करते हैं। सो एट द एंड ऑफ द ईयर जब इसे रिकॉर्ड करना है, तो आप इसे कहां से लेके आ रहे हो? जब ये मशीन से आ रहा था तो मशीन अकाउंट लिखा, लेकिन अब ये कहां से आ रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से। सो इसे हम लेके आ रहे हैं प्रोविजन अकाउंट से, लेकिन इसे एंड में क्लोज वहीं करने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये एक एक्सपेंडिचर है, ये खर्चा है, ये खत्म हो चुका है, इसका यूज हो गया है, इसको बुक्स में नहीं रखना, इसका बैलेंस नहीं रखते। नॉमिनल अकाउंट्स हमारे हमेशा P&L में क्लोज होते हैं। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर, फिर इसको P&L में क्लोज कर दो। तो ये क्लोजिंग है, ये मान लीजिए। तो आप ये मत सोचिए कि ये कहां से आ गया, ये आया नहीं है, ये हम खुद लिख रहे हैं क्लोज करने के लिए, कि ये अकाउंट को बैलेंस नहीं करना, नॉमिनल अकाउंट है, P&L में खत्म कर दो। तो वहां पे इसको क्लोज कर दिया ताकि इसका बैलेंस ना रहे।
सो ये दो अकाउंट्स होंगे जो कंटिन्यू होंगे, मशीन और प्रोविजन। तो ये आप कंपैरिजन समझ लो विद और विदाउट प्रोविजन में। विद प्रोविजन में हम डेप्रिसिएशन अलग लिखते हैं, एसेट अलग लिखते हैं, फिर दोनों का नेट इफेक्ट बैलेंस शीट में जाता है। विदाउट प्रोविजन में डेप्रिसिएशन इसी में लिख देते हैं तो अपने आप ही बैलेंस कम हो जाते हैं। तो बैलेंस इसमें भी 4,12,500 है, इसमें भी वही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ दो अलग अकाउंट का नेट बैलेंस आ रहा है और यहाँ मशीन अकाउंट से ही आ रहा है। सो जब हमें एसेट्स अकाउंट बनानी है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है विद प्रोविजन। विद प्रोविजन का मतलब होगा एसेट में डेप्रिसिएशन नहीं लिखना, ये कॉस्ट पे ही रहेगी। डेप्रिसिएशन अलग, प्रोविजन में जुड़ता जाएगा मतलब एक्यूमुलेट होता जाएगा। आप ये देखो पहले इतना था, नेक्स्ट ईयर और आ गया बैलेंस के साथ, अगले नेक्स्ट ईयर में फिर ये बैलेंस आएगा, उस साल का डेप्रिसिएशन आएगा, ये जुड़ता ही जाने का, ये बढ़ता रहेगा क्योंकि एसेट की वैल्यू कम 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 और कम होती जाएगी। यहां पर मशीन अकाउंट में क्या डेप्रिसिएशन लिख दिया तो यही बैलेंस कम दिख रहा है, यहां नहीं दिखेगा, यहां एसेट एज इट इज नहीं, बिल्कुल जैसे अभी लेके आए हैं कॉस्ट पर, है ना, बट उसकी वैल्यू गिर रही है, वो यहाँ नेट में दिख रही है, यहाँ इसी में है। डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों में बन रहा है क्योंकि ये तो चार्ज है, इसको लिखना है। तो डिफरेंस क्या आया अकाउंट में, यहाँ विदाउट प्रोविजन में डेप्रिसिएशन मशीन से लेके आएंगे और फिर उसको P&L में क्लोज करेंगे, बट विद प्रोविजन में डेप्रिसिएशन मशीन से नहीं आएगा क्योंकि मशीन में लिख नहीं रहे हैं। कहाँ लिख रहे हैं? प्रोविजन में। तो इसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से लाओ, ठीक है। सो यहां से ये एरो देख लो, इसको यहां से लाना है, जबकि आपका विदाउट प्रोविजन में ये आया था एसेट अकाउंट से, ठीक है। तो यहां से लाए थे तो मशीन अकाउंट लिख दिया, डेप्रिसिएशन प्रोविजन से ला रहे हैं तो प्रोविजन अकाउंट लिख देंगे। जाना इसको P&L में ही है, क्लोज इसको वहीं होना है। सो दिस वे हम अकाउंट्स बना सकते हैं। अब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो SLM के, WTV के, विद एंड विदाउट प्रोविजन। सो 4 तरह के क्वेश्चंस हो गए। एक तो अमाउंट हो गया, SLM करो या WTV करो। दूसरा है कि आप विद प्रोविजन करते हो या विदाउट प्रोविजन करते हो। डेप्रिसिएशन में जैसे मैंने बोला था ना, 2 चीजें हैं, कैलकुलेशन SLM भी होती है, WTV भी होती है, दूसरी है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग होती है विदाउट प्रोविजन और विद प्रोविजन। तो इसके साथ हमारे क्या हो गए, 4 तरह के क्वेश्चंस। एक ही क्वेश्चन 4 तरह से हो सकते हैं कि SLM है विदाउट प्रोविजन बनाओ या विद प्रोविजन बनाओ, WTV में विदाउट प्रोविजन बनाओ या विद प्रोविजन बनाओ। एक कैलकुलेशन बताएगा, दूसरा रिकॉर्डिंग बताएगा। जैसे हमने ये क्वेश्चन 2 तरह से सॉल्व कर लिया, एक हमने कर लिया विदाउट प्रोविजन, एक हमने कर लिया विद प्रोविजन, जिसमें हमने अमाउंट्स को सॉल्व किया। अच्छा, अब अगर यही हम क्वेश्चन WTV की जगह, रिटर्न डाउन वैल्यू की जगह, अगर हमारा ये क्वेश्चन कहता है SLM से करो, तो SLM में क्या होता, अमाउंट बदलते, लेकिन अकाउंट्स में जो इनके अकाउंट्स हमने दोनों मेथड्स में बनाए हैं, ये यही रहते, अमाउंट अब SLM के आ जाते, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस डिफरेंट वेराइटीज के हो सकते हैं, एक ही क्वेश्चन 4 तरह से हो जाएगा। सो आप अपने बुक में जो मेथड कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंगली अमाउंट को सॉल्व करो और जो सिस्टम कहा है उसके अकॉर्डिंगली एंट्रीज रिकॉर्डिंग करो, दोनों चीजों का ध्यान रखोगे। सो डू प्रैक्टिस। और उसके बाद हम करेंगे सेल ऑफ एसेट। जैसे हम एसेट्स खरीद रहे हैं तो ये आ गई, ये भी आ गई, एक और खरीद लो, वो भी आ गई, आती जा रही हैं, लेकिन कभी खत्म भी होती है ना, उनको सेल भी करते हैं किसी भी रीजन से, इंटरनल एक्सटर्नल किसी भी रीजन से एसेट्स खत्म हो सकते हैं तो उनका डिस्पोजल भी होगा। सो अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, जिसमें अगेन 2 तरीके हैं। या तो हम डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर दें इसी अकाउंट में, भाई जब एसेट आई है तो यहां लिख दिया ना, जब एसेट जाएगी तो यहां लिखेंगे, एसेट की कमी क्रेडिट साइड में। और दूसरा मेथड क्या है, एक सेपरेट अकाउंट बना के करना, दैट इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट। सो अगेन 2 मेथड, ठीक है। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, इनको ध्यान से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो ताकि आप अगला भी समझ सको। ओके, सो स्टे स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, थैंक यू।